सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्रीथिंग और एक्सचेंज वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने टोटल लंग कैपेसिटी तक कल पढ़ लिया था। आज हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे पहले अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उस चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी एनोटेशंस की मदद से पूरा एनसीईआरटी हाईलाइट करवा के डीपली पढ़ाया है। मैंने उसमें डायग्राम्स भी सारे पढ़ाए हैं आपको। और जो हमारा होता है ना शॉर्ट नोट्स से जो हम कंप्लीट करे थे सीरीज, वो भी मैंने पूरी कंप्लीट करवाई उन दोनों चैप्टर्स की। आप जाइए और जाके वीडियो देखिए। और यहाँ पे अगर आपको अनोटेशंस वाले पीडीएफ चाहिए और शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले, वैसे तो मिल जाएगा, ना मिले तो आप बायो में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर लिंक मिलेगा, ठीक है। अभी हमें स्टार्ट करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। लेकिन कल का जो मैंने लेक्चर लिया था टोटल लंग कैपेसिटी तक, उसमें तुम ये बताओ मुझे, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका आंसर आप सब मुझे देंगे। क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन कौन सी कैपेसिटीज हैं जो हम स्पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते। तो आंसर मैंने कहा था मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आंसर क्या है देखो, ध्यान से सुनो, विद एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ मैं। एक तो तुम लोग एनसीईआरटी लेके आया करो पहले, उसके बाद साथ में अनोटेट किया करो। और अगर अनोटेट नहीं करो तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके तुम अनोटेट करोगे एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी कोई नहीं आएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में से ऐसे कौन कौन से कैपेसिटीज हैं जिनको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो देखो, स्पायरोमीटर जो होता है ना, वो मेजर करता है हर टाइप की कैपेसिटीज वॉल्यूम को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसी है जिसको स्पायरोमीटर मेजर नहीं करता है, ठीक है। अब इनमें से जहां जहां आपको रेसिडुअल वॉल्यूम दिखेगी उनको स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं किसे स्पायरोमीटर मेजर कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पायरोमीटर एनसीईआरटी में है रेसिडुअल वॉल्यूम एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो, हमने देखा कि जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ये किससे मिलके बनती है हमारी, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या इसके अंदर कहीं भी तुम्हें सिर्फ आरवी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रेसिडुअल वॉल्यूम थोड़ी ना, इसमें सिर्फ टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी है। तो आरवी नहीं है तो ये वाली तो स्पायरोमीटर से मेजर हो जाएगी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखते हैं, टीवी है, ईआरवी है, आरवी नहीं है अगेन, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी जो है स्पायरोमीटर से मेजर हो जाएगी। रेसिडुअल वॉल्यूम देखते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें देखो, इसमें आते हैं हमारे ईआरवी और आरवी। तो ईआरवी तो ठीक है, लेकिन आरवी कैसे ला रहे हो, आई मीन अगर आरवी आ गया तो हम उसे रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया तो हम उसे कभी भी स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे। और जब उसे मेजर नहीं कर पा रहे तो एफआरसी भी स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो पाएगी। क्या हो रहा है स्लाइड को, एक सेकेंड ना। हाँ ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम मेजर कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आती है ईआरवी, टीवी और आईआरवी, मतलब इसके अंदर आरवी नहीं आ रहा है। आरवी नहीं आ रहा है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगेन टोटल लंग कैपेसिटी में हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो सिर्फ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी ऐसी कैपेसिटी है जिन्हें हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने से पहले ये देखिए एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। कल मैंने ये सब कुछ बताया था तो शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, जो इंस्पिरेशन होता है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, एयर को लंग के अंदर लेंगे। एक्सपिरेशन में हम कहते हैं एयर को लंग से बाहर फेंकेंगे। तो इसके लिए एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ये मैंने कल वाले सेशन में भी बताया था। तो यहाँ पे जो एयर है इंस्पिरेशन में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर इनसाइड द लंग कम होता है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हो सकता है। वही एक्सपिरेशन में उल्टी कंडीशन होती है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा होता है और जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ सकती है और एक्सपिरेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कैसे काम करती है। इंस्पिरेशन के टाइम इनको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है और एक्सपिरेशन के टाइम ये रिलैक्स हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता है, प्रेशर कम होता है और इंस्पिरेशन हो सकता है। रिलैक्शन की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है
प्रेशर बढ़ जाता है और एयर जो है वो बाहर जा पाती है, एक्सपीरेशन हो पाता है। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब डायफ्राम का फ्लैट होना होता है। डायफ्राम के रिलैक्स होने का मतलब डायफ्राम का डोम शेप्ड हो जाना होता है। ठीक है, जो टी सी वॉल्यूम यानी कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंस्पिरेशन में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वही वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का एक्सपीरेशन में डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन हुआ होता है। इंस्पिरेशन में एनर्जी लगती है, इसलिए एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और आज का टॉपिक जो हमारा फ्रेश स्टार्ट करना था हमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो देखते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखो, एनसीईआरटी कहती है कि जो एल्वियोली होती है हमारी, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वही प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड और टिश्यू। मतलब देखो, एक तो एल्वियोली के ऊपर हो रहा है जो कि प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज का, उसके अलावा गैस का जो एक्सचेंज है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ठीक है, कौन कौन सी गैस एक्सचेंज हो रही है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है इन दोनों साइड पे, फिर चाहे वो एल्वियोली हो, फिर चाहे वो ब्लड और टिश्यू हो, साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। कैसे हो रहा है ये प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। सिंपल डिफ्यूजन कब होता है? जब जो मेम्ब्रेन है वो जितनी ज्यादा पतली होगी उतना ज्यादा सिंपल डिफ्यूजन होगा। बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है वो किस पे बेस्ड है? प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक जगह जो है प्रेशर कम हो, एक जगह प्रेशर ज्यादा हो, एक जगह कंसंट्रेशन कम हो, एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उस तरह से फ्लो होता है गैसेस का, जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने लंग्स में किया था, वो भी प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस्ड था, है ना, जिसके बेसिस पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हुआ था। अगेन देखते हैं, एक तो गैस की सॉल्युबिलिटी, कि कोई भी गैस, फिर चाहे वो ऑक्सीजन है, फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस कितनी ज्यादा सॉल्युबल है वो, as well as thickness of the membrane involved in diffusion are important factor that can affect the rate of diffusion। ठीक है, कि गैस कितनी सॉल्युबल है और मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, वही डिपेंड करती है कि कितनी रेट पे डिफ्यूजन होगा, कैसा डिफ्यूजन होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। एक सेकेंड ना, हाँ मैंने ये आगे लिख रखा है, चलो मैं ये पे बता देती हूँ एक बार, पहले देखो। देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जब भी कोई एक गैस प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब बहुत सारी गैसेस के ऊपर कोई एक स्पेशल गैस जो है वो प्रेशर लगा रही है। कैसे? आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम पार्शियल प्रेशर को PO2 कहते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस पार्शियल प्रेशर को हम PCO2 कहते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का जो होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर पे अलग होता है और अलग अलग साइट ऑफ डिफ्यूजन पे अलग होता है। कैसे अलग होता है? ये वाली टेबल हमको बाय हार्ट याद करनी है। कैसे? कि ये देखो, ये टेबल बताती है कि एक तो ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का प्रेशर कितना है। ध्यान रखना, पहले बता रही हूँ, ये यहाँ पे जो भी प्रेशर लिख रखे हैं वो mmHg में है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन mmHg। यूनिट याद रखना, कभी कभी वो क्या करता है, यूनिट में खेल जाता है क्वेश्चन। अब देखो, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? 159, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जाता है हमारा 0.3, बहुत कम है एटमॉस्फेरिक एयर में। एल्वियोली में 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 40 है। अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है अगर वो 40 है तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 हो जाएगी। अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो इस बार ऑक्सीजन 95 है और CO2 40 है। टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो टिश्यू लेवल पे जो डिफ्यूजन होगा वो सेम एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी ऐसे ही होगा। जो ऑक्सीजन का प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे है 40, वही ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में होगा 40। जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 45, वही टिश्यू में होगा 45। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है 40 40 40 40, इसकी वजह से तुमको याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इस तरह से 40 शो करेगा, तुमको टेबल याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, याद तो तुमको ही करनी पड़ेगी, याद तो करनी पड़ेगी। अब ये डायग्राम समझते पहले। मान लो तुमने वो टेबल याद कर ली, तुमको याद हो गई। ठीक है,
इसी बात पे अपने लिए तालियां बजाते हुए, मान लो तुम्हें वो टेबल याद हो गई, तो तुम इस डायग्राम को देखो और तुम्हें पता चलेगा कि ये हमारा हार्ट है, ये दिल, ठीक है, ये है हमारी एल्वियोली, ये है हमारे टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, हर एक ऑर्गन का बॉडी टिश्यू। और ये जो बाहरी वातावरण है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेरिक एयर। समझ गए? सबसे पहले एयर क्या होगी? एटमॉस्फेयर में होगी। उस एटमॉस्फेयर एयर को हम इंस्पायर करेंगे। सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेयर वाली एयर होगी, इसको हम इंस्पायर करेंगे। ये एयर इंस्पायर करते करते हमारी गैसियस एक्सचेंज की साइट यानी कि एल्वियोली के अंदर आ जाएगी। अब हमारे पास एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हम अगेन ऊपर टेबल में याद करके आ चुके हैं, 104 और 40 mmHg में होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एयर है एल्वियोली से जाएगी और इधर आ जाएगी। देखो, एल्वियोली से गई, एल्वियोली लंग्स में होती है। वैसे तो ये तुमको हार्ट वाले चैप्टर में और इजीली समझ आएगा, अभी तुम बस इतना ध्यान रखो कि जो हमारी एल्वियोली होती है वो लंग्स में प्रेजेंट होती है और लंग्स का काम क्या होता है? एयर को ऑक्सीजनेटेड बनाना। तो देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टिश्यू था, ठीक है। टिश्यू को जब ऑक्सीजनेटेड एयर मिली, जब ऑक्सीजन मिला टिश्यू को, तो उसने अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली और सिस्टमेटिक वेन से होती हुई हार्ट में आ गई। हार्ट के किस में आ गई? राइट एट्रियम में आ गई। सिस्टमेटिक वेन क्या होती है? वो वेन्स जो हार्ट, देखो वेन्स क्या होती है? वो ब्लड वेसल जो हार्ट तक ब्लड लेके आती है। आर्टरीज वो होती है जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है। अब क्योंकि सिस्टमेटिक वेन है तो हार्ट तक ब्लड कैसा आएगा इस बार? डीऑक्सीजनेटेड। ऑब्वियसली अगर बॉडी से ब्लड आया तो इस बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर, फिर चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो, हमें याद रखना होता है, जो हम ऊपर टेबल में याद करके आए। अभी मैंने कहा था मान लो तुमको टेबल याद हो गई है तो तुमको पता होगा कि 40 और 45 होते हैं mmHg। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आ गया, हमारी एयर भी आ गई ब्लड के साथ। अब अभी ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। अब ये राइट एट्रियम से जाएगी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रेक्शन होगा इसमें, ऐसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये जो भी ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड के साथ साथ एयर भी चली जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में। जब ये गया तो पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी है वो वेसल जो हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, लेकिन अभी ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, जो प्रेशर है वो इस बार ज्यादा है अभी। तो ये गया यहाँ से। अब यहाँ से इसने दे दिया ये एल्वियोली को, लंग्स तक गया और एल्वियोली को दे दिया। एल्वियोली ने एक्सचेंज किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन दिया। ये ऑक्सीजन देने के बाद ये ऑक्सीजन आ गई हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। हाँ, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है साइड्स को लेके। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये यहाँ से आ गई हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल जो है अगेन, जो क्योंकि इस बार क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो एयर भी ऑक्सीजनेटेड वाली हुई, तो यहाँ से जो एयर आई पल्मोनरी सिस्टमेटिक आर्टरी में आई। सिस्टमेटिक आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। तो अब ये पूरी बॉडी में जाएगा, हर एक ऑर्गन को देगा, तो फिर से टिश्यू के पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगेन साइकिल रिपीट हो जाएगी। ये डायग्राम समझ में आया? बहुत इजी था। एक बार शॉर्ट में मैं पूरा डायग्राम बोल रही हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर थी, हमने सांस ली, एल्वियोली में आई, ठीक है। यहाँ से देखो, देखो मैं ऊपर से नहीं समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ से तुम्हें इजीली साइकिल समझ आएगी। एल्वियोली का काम क्या होता है? बेसिकली लंग्स तक आती है और लंग्स पहले जो होती है एयर को यहाँ से ब्लड की मदद से टिश्यू तक जाएगी। देखो ना यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से एल्वियोली में एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ से फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। इस बार जो ब्लड होगा, एयर भी ऑक्सीजनेटेड है, फिर यहाँ से आएगी और फिर से हमारे बॉडी टिश्यूज को मिल जाएगी। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमेटिक वेन दोनों में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो दोनों में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और CO2 का सेम रहेगा। वहीं पल्मोनरी वेन में और सिस्टमेटिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और CO2 का 95 और 40 रहेगा रिस्पेक्टिवली, और दोनों में सेम रहेगा। एटमॉस्फेरिक एयर में, ये एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 रहेगा। एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 रहेगा और PCO2 जो है वो 40 रहेगा। यहाँ पे बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो अगेन ये वाला ही होगा। समझ गए? समझ गए? आगे चलते हैं।
हमने कहा था डिफ्यूजन के लिए हमें दो चीजें देखनी होती है, एक हमें देखनी होती है सॉल्युबिलिटी, दूसरी हमें देखनी होती है मेम्ब्रेन की थिकनेस। ठीक है, हम देख रहे थे कि डिफ्यूजन के लिए क्या जरूरी होता है, दो चीजें के ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड करता है, एक होती है हमारी सॉल्युबिलिटी, दूसरी होती है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं सबसे पहले। ये देखो, अगेन मैं कह रही हूँ किसी को भी अनोटेटेड एनसीईआरटी चाहिए, और चाहिए क्या, चाहिए ही होगी ना, बिना एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे। कोई और फालतू बुक पढ़ने की जगह पहले जाना और जाके एनसीईआरटी पढ़ना, और ये अनोटेशन वाली एनसीईआरटी मिलेगी टेलीग्राम पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम। सॉल्युबिलिटी में देखेंगे एक तो ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, ये देखो सॉल्युबिलिटी जो है, कैसे है सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। कितनी ज्यादा सॉल्युबल होती है, 20 से 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होती है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा सॉल्युबल होती है, यानी कि 200 से 250 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होती है। ठीक है, क्लियर है इतना, डेटा याद रखना, डायग्राम में तुमको जल्दी याद रहेगा, बाकी एनसीईआरटी तो एनोटेटेड है ही। इस चैप्टर को हम ना शॉर्ट नोट से भी करेंगे ताकि पूरा चैप्टर सिर्फ 2 पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, लोग क्या करते हैं शॉर्ट नोट से लास्ट में पढ़ते हैं, हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, देन मेरे हैंड रिटन डिटेल्स नोट एंड देन शॉर्ट नोट्स सबसे स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, ताकि बायो की तुम्हें बिल्कुल चिंता ना रहे। ठीक है, और हाँ एक और प्लानर का भी वीडियो आने वाला है कि जो क्लासेस होंगी वो कब होंगी, कैसे होंगी। इनफैक्ट शायद लग चुका होगा, सेशन आ भी गया होगा, तो आप पहले जाएंगे और प्लानर वाली वीडियो देखेंगे कि कौन सी क्लास कब लगती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि क्लास कब कब लगेगी, तो जो टाइमिंग वगैरह है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये सब आपको प्लानर में पता चलेगा, वो वीडियो जाके देखना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन 20 to 25 टाइम्स हायर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अभी देखा हमने, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। मच हायर होती है, अभी हमने देखी है। ठीक है, 3 मेजर लेयर्स होती है, हमने सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर देख लिया, अब हम देखेंगे जो लेयर वाला फैक्टर है। ठीक है, तो 3 मेजर लेयर कौन सी होती है, एक होती है हमारी थिन स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोली। ठीक है, जो लेयर डिफ्यूजन का काम करती है। एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी वगैरह होते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस, और ये ए सेलुलर होती है, जो बेसमेंट वाली लेयर होती है वो ए सेलुलर होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमोस एपिथेलियम। यहाँ पे जो स्क्वैमोस एपिथेलियम हमने देखी थी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड करती है एक सिंगल लेयर, यानी कि एंडोथेलियल सेल। देखो क्या होता है, इस डायग्राम में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एल्वियोली की 3 लेयर होती है। जूम होना यार, बच्चों को दिखेगा कैसे, पढ़ पढ़ के शायद आंखें सबकी कमजोर भी हो गई होंगी। अरे प्राउड फील करो, पढ़ के आंखें कमजोर करना अच्छी बात होती है। ठीक है, अब देखो इधर 3 लेयर होती है एल्वियोली की। जो पहली लेयर होती है वो होती है स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली वॉल। ठीक है, जो हमने देखी। अब ये एक ही सेल की मोटी लेयर होती है, याद करो मेरे साथ, स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल एक ही सेल की मोटी लेयर होती है। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आता है हमारा एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर हमारे पास आरबीसी होते हैं। ठीक है, तभी तो ब्लड कैपिलरीज आरबीसी। अब उसने एनसीईआरटी में क्या लाइन की थी, उसने कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसके आसपास 2 लेयर होती है, एक होती है स्क्वैमोस एपिथेलियम वाली सपोर्ट के लिए, और दूसरी होती है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। बस इतना कहा है और कुछ भी नहीं कहा है। तुम्हें डायग्राम याद रखना है, डायग्राम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा लेबलिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का मैं अलग से सेशन ले लूंगी, तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं करा रही हूँ ना उसको पढ़ो, उसको याद करो, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम घूमोगे और 10-12 टीचर ढूंढोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है। अब देखो, हम थे कि जो टोटल थिकनेस होती है वो मच लेस देन अ मिलीमीटर। मैंने क्या कहा था, मैंने तुम्हें इस सेशन में 3 से 4 बार, जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने बताया कि डिफ्यूजन
तब होगा जब मेम्ब्रेन पतली होगी। बताओ ना, ये मेम्ब्रेन है, मुझे इधर से इधर चीजों को लेके आना है, तो जब तक ये मेम्ब्रेन पतली नहीं होगी तब तक इजीली कैसे आएगा जाएगा। अगर रोकने वाली दीवार मोटी है तो कैसे कोई आएगा जाएगा, अगर दीवार पतली है तो उसे आराम से क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है, तो जो टोटल थिकनेस होगी वो कम होगी, लेस देन अ मिलीमीटर होगी। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन अवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू एंड फॉर दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोली। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फैक्टर होते हैं वो इतने अच्छे हैं जो हमारी बॉडी को अलाउ करते हैं कि हाँ भाई ऑक्सीजन तुम एल्वियोली से टिश्यू की तरफ जाओ, हाँ भाई CO2 तुम टिश्यू से एल्वियोली की तरफ जाओ। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। कर लेते हैं ना, ये अभी कर लेते हैं, ब्रेक बाद में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है? आधा घंटा हुआ, अभी कहाँ का ब्रेक। जो ब्लड होती है ना, देखो ब्लड हुआ, ब्लड के अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा वो। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। ठीक है, 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बचा हुआ जो 3% है वो प्लाज्मा में मिलता है हमें इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट। ठीक है, अगेन प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रॉ कलर सब्सटेंस होता है। डीपली प्लाज्मा के बारे में हम जब इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे। 20 to 25% जो ऑक्सीजन होगी, 100% कार्बन डाइऑक्साइड। 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से जो 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर देगी। 70% जो होगी वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और 7% जो बची हुई है वो अगेन प्लाज्मा में मिलेगी इन द डिसॉल्व्ड स्टेज। तो सबसे ज्यादा CO2 कहाँ मिलती है हमें? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन मिलती है। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, देखो इधर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। अब क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट हमारे ब्लड को प्रोवाइड करता है। जिन ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन नहीं होता उनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है। किसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है? एग्जाम्पल दो मुझे जल्दी। किसके अंदर ब्लड रेड कलर का नहीं होता है? किसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है? इंसेक्ट्स में नहीं होता है, कॉकरोच में नहीं होता है। ठीक है, अब रेड कलर का ब्लड जो होता है उनके अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर ही होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास ऐसी पावर होती है कि वो ऑक्सीजन को बांध के रख सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हेलिकल वाला स्ट्रक्चर होता है, अल्फा और बीटा हेलिक्स होते हैं। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, अल्फा बीटा हेलिक्स, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, ये बात तुम्हें बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में समझ आएगी। अभी इतना ध्यान रखो, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने की शक्ति रखता है और रिवर्सिबल मैनर में होता है ये काम, ताकि हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकें। ठीक है, हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो मैक्स टू मैक्स 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के रख सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी है वो 4 चीजें कि ऑक्सीजन कब और कितना बाइंड होगा हीमोग्लोबिन पे? देखो इधर, इधर देखो, बता रही हूँ। अगर किसी का कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ तो एनसीईआरटी पढ़ोगे और सब कुछ ऊपर से जाएगा, वरना इसके अंदर ना सब समझ आएगा। और ये वाला पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम पे जाके। ओके, देखो किन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। चाहे मैं CO2 का डिसॉल्विंग बोलूं या फिर ऑक्सीजन की बात करूं, दोनों की बाइंडिंग किस पे डिपेंड करती है? 4 चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, 4 चीजें कौन सी होती है हमारी? पहली होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी होती है H+ और चौथी क्या होती है? टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं इन पे कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले एक चीज देखो, तो क्या होता है जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये देखो ये लाइन एनसीईआरटी में लिख नहीं रखी है, पर ये मैंने बनाई है ताकि तुमको इजीली याद हो जाए। ठीक है, इसके बिना याद नहीं होगा, मैंने ऐसे ही याद किया था जब मैं पढ़ रही थी। अब देखो PCO2 जो होता है, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन तीनों से। जब ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। मान लो ऑक्सीजन को कम कर दिया तो ये तीनों जो है वो बढ़ जाएंगे, ये तीनों जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। समझ गए? इतना समझ आया?
अब दो चीजें होती है, एक होती है हम ऑक्सीजन की बाइंडिंग देखते हैं, एक देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग। पहले देखते हैं ऑक्सीजन की। तुमको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैं बता रही हूँ, पढ़ेंगे हम लेकिन याद हो जाएगा इससे। अब देखो एल्वियोली होती है हमारी, ध्यान रखो, सबसे पहले एक काम होता है एल्वियोली में, एक काम होता है हमारा टिश्यूज में। पहले हम देखते हैं एल्वियोली में क्या काम चल रहा है। एल्वियोली के अंदर होता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। एल्वियोली में क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही होती है, यानी कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही होती है। कैसे होती है बाइंडिंग, जब इन चारों फैक्टर में चेंजेस होते हैं, ठीक है। इन चारों फैक्टर में क्या क्या चेंज होंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखा, यानी कि हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एल्वियोली के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। अब मैंने कहा था यहाँ पे जब PO2 बढ़ जाएगा तब ये तीनों कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो PO2 बढ़ा तो PCO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर कम, ठीक है। अब इधर देखो ब्रेक डाउन किया हमने, जब हम टिश्यूज में आए देखने की भी टिश्यूज में कैसे किसकी बाइंडिंग हो रही है, तो देखो ना जब हमने टिश्यू में देखा तो हम पता चला यहाँ पे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। अब अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके लिए अगेन इन चार चीजों में ही चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ये तीनों हमारे बढ़ जाएंगे, ये तीनों बढ़ गए, ठीक है। ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिख रखी है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं साथ में, ये कंडीशंस होती है। देन डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको ये वाले दो बबल्स याद आएंगे, देखो कितने अच्छे बन रखे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी। यहाँ थे हम कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है, एक सेकेंड ना, जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के ऊपर, हाइड्रोजन आयन के ऊपर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। आधा घंटे हुआ, 10-15 मिनट तो और पढ़ेंगे, ज्यादा वीडियोस ना बने इस चैप्टर के ना, जल्दी कंप्लीट करना है हमें कोर्स, और समझ भी आना चाहिए ताकि तुम रिवीजन ज्यादा कर सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर सको, और बायो की जगह अपना टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी दे सको। तो अभी हम देखते हैं जो सिग्मोइड कर्व होता है वो बताता है हमें परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, यानी कि ये इस कर्व की बात चल रही है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जब तुम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को प्लॉट करते हो अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि mmHg में होता है, तो तुम्हें जो कर्व मिलेगा वो सिग्मोइड कर्व होगा। यानी कि जब तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बड़ा 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 और एक टाइम पे आके सैचुरेशन हो गया कि अब कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा और आगे बाइंडिंग नहीं होगी। ये जो कर्व होता है इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कह रहे होते हैं। हाई यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर जैसे कि PCO2 H+ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, ये मैंने बता दिया। एल्वियोली में क्या होता है, अब देखो बबल्स याद आएंगे अब तुम्हें जो मैंने बनाया अभी। देखो एल्वियोली में क्या होता है, जहाँ पे PO2 हाई होता है, क्यों, क्योंकि एल्वियोली में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। PO2 बढ़ा तो बाकी तीनों कम होंगे, देखो लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, समझ गए। जो फैक्टर है ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहाँ पे होगा, ये एल्वियोली में होगा। जबकि अगर मैं बात करूं टिश्यूज में, टिश्यूज में क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हो रहा था। इसका मतलब टिश्यूज के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था तो बाकी तीनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अगर वो तीनों चीजें इंक्रीज होगी तो देखो हाई PCO2, हाई H+ कंसंट्रेशन और हमारा हाई टेम्परेचर हो जाएगा। कहाँ पे होगा, टिश्यूज में। ये जो कंडीशन है ये फेवरेबल है ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन करवाने के लिए, यानी कि ब्रेक डाउन करवाने के लिए। हम यहाँ पे थे कि जो ऑक्सीजन होगा वो बाउंड हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑन द लंग सरफेस और फिर डिसोसिएट हो जाएगा टिश्यू पे, डिसोसिएट यानी कि टूट जाएगा, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो डिलीवर करेगा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये आपको याद रखनी पड़ेगी लाइन, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। वही परसेंटेज वगैरह लिख रखे जो हमने पहले देख लिए हैं। अगर मैं बात करूँ PO2 की, जो PO2 होता है वो लो होता है इन केस ऑफ टिश्यूज। PO2 जो होता है लो होता है इन केस ऑफ टिश्यूज
और वहां पे PCO2 हाई होता है, ये भी हमने ऊपर देख लिया। मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अकर। देखो पहले मेरी बात सुनो, वो जो 2 बबल मैंने लिखाए थे, एक एल्वियोली के लिए और दूसरा टिश्यूज के लिए, उनसे तुम्हारा मेजर पार्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी जगह पर क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। वही चीज बहुत बार लिख रखी है, खुद देखो ना यहाँ पे, जो PCO2 होता है वो कम हो जाता है, PO2 हाई हो जाता है, कहाँ पे, एल्वियोली में। बताओ क्या मैंने तुम्हें ये बबल उसके अंदर नहीं लिखवाया है, अनोटेट करके अभी पढ़ाया है ना, सेम चीज लिख रखी है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से अभी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रिविजन हो रहा है। डिसोसिएशन हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देखो, जब मैंने कहा कि ऑक्सीजन बन रही है तो उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टूट रही है। जब मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन टूट रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैंने बोला डिसोसिएशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझ गए। आरबीसी के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है एक एंजाइम की जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। समझ गए, समझ गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम आरबीसी में काफी अच्छी खासी कंसंट्रेशन में मिलेगी हमें, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमें प्लाज्मा में भी देखने को मिलेगी। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड सब्सटेंस होता है जो फॉर्म्ड एलिमेंट के अलावा होता है, ब्लड में मिलता है। इसके बारे में डीपली हम ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंजाइम फैसिलिटेट करती है रिएक्शन को दोनों ही डायरेक्शन में। जब हम CO2 को वाटर के साथ मिलाते हैं और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज करते हैं तो एक रिएक्शन होती है जो H2CO3 बनाती है। अगेन इस H2CO3 में अगर मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाला है तो HCO3 Na बाइकार्बोनेट आयन बनता है और साथ में H+ रिलीज होता है। ये जो प्रोसेस होता है, तुम्हें एरो देख के पता चल रहा होगा यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। समझ गए। ये रिएक्शन याद रखनी है, मैंने लिख भी रखा है, रट्टा मारना है। एट साइट ऑफ टिश्यूज, टिश्यू में क्या होता है अभी हमने पढ़ा, अगेन देखो फिर से बबल वाली बात आ गई। वो टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन टूट रहा है तो PO2 कम, PCO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, PCO2 ज्यादा क्यों, क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, चीजें टूट रही होती हैं। CO2 डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में यानी कि आरबीसी और प्लाज्मा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और HCO3- और H+ आयन बना लेता है। और एल्वियोली की साइड में क्या होता है, क्योंकि PCO2 कम होता है तो ये रिएक्शन जो होती है, देखो जब टिश्यू में हो रहा है तो ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती है, ऐसे हो रही होती है और ये बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन जब एल्वियोली में हो रहा है तो ये रिएक्शन ऐसे उल्टी हो रही है, बाय प्रोडक्ट ये बन जाते हैं। समझ गए, वही चीज इसमें लिखी है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखी है। CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है, कहाँ पे, टिश्यू में, और एल्वियोली को ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोली। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को, क्या होता है इसमें, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। छोड़ो, यहां से छोड़ो टॉपिक, क्यों, क्योंकि तुम यहां देखो, ट्रस्ट मी, क्या मस्त याद होने वाला है ना तुमको ये। आज तक अगर कभी समझ में नहीं आया होगा ना, मजा आ जाएगा ये वाला याद करके तुम्हें। तुम बोलोगे क्या दी, क्या पढ़ाया है इसमें तो तुमने। अच्छा लगे ना तो कमेंट करके बताया करो थोड़ा कि अच्छे लिखे हुए नोट्स, मेहनत लगती है इतना इतना लिखने में, और नहीं तो क्या। ये देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, अब क्या होता है ध्यान से सुनो, इधर सब काम धंधा छोड़ो, पेन वेन रखो, इधर देखो, सिर्फ इधर देखोगे। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, ये एक स्पेशल रिदम सेंटर होता है जो कि ब्रेन के मेड्यूला रीजन में मिलता है। समझ में आया इतना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक स्पेशल रिदम सेंटर है जो कि ब्रेन के मेड्यूला वाले रीजन में मिलता है। यही सेंटर क्योंकि स्पेशल है, क्यों स्पेशल है, क्योंकि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है दिस रेगुलेशन यानी कि रेस्पिरेशन वाले रेगुलेशन के लिए। रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले कौन जिम्मेदार होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इतना समझ में आया। आगे देखो, इसके अलावा इसका एक भाई और है जिसे हम कहते हैं न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। ये सेंटर क्या करता है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। उसका घर कहाँ था, ये कहाँ था, ऊपर वाला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे था, मेडुला में।
न्यूमेटॉक्सिक सेंटर कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? ब्रेन के पॉन्स रीजन में। देखो ना, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमेटॉक्सिक, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। ये क्या करता है? न्यूमेटॉक्सिक सेंटर का काम क्या होता है? मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ध्यान से सुनो, दो भाई हैं, ठीक है। पहला वाला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा वाला है हमारा न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। दोनों भाइयों का घर पास पास में, कहाँ पे? ब्रेन में ही है, एक ही सिटी में रहते हैं दोनों, लेकिन एक घर में नहीं रहते। पहला वाला रहता है मेड्यूला में, दूसरा वाला रहता है हमारे पॉन्स में, ठीक है। पहला वाला रेस्पिरेशन रेगुलेशन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा वाला क्या कर रहा है? अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो दूसरा वाला उसका बड़ा भाई है, वो क्या करेगा? मॉडरेट करेगा इसके फंक्शन को, मॉडरेट करेगा ऊपर वाले के फंक्शन को, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कौन मॉडरेट करता है? क्या हो गया, पेन चल क्यों नहीं रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कौन मॉडरेट करता है? हमारा न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। समझ गए इतना? यही वो जगह है, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर ही वो जगह है जहाँ से ब्रेन के न्यूरल सिग्नल्स मिलते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिले, और ब्रेन को सिग्नल मिलते ही क्या होगा? इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा। जो हम सांस ले रहे हैं वो हम कम टाइम में लेंगे। मैंने बोला ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इसका मतलब अब हम 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेंगे। टाइम पीरियड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना। सांस सब मैं कम टाइम में ले रही हूँ तो मैं कम टाइम में ज़्यादा सांसें ले सकती हूँ। समझे इतना? ड्यूरेशन कम हो गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यही वो सेंटर है जो ऑल्टर कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल उसको बोला, काम सारा ये कर रहा है इधर। समझ गए तुम? सारी एरोप्लेन आज ही आने वाली है। अभी इतना पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इसकी एनसीईआरटी अब बताना तुम, ये एनसीईआरटी समझ में ना आए तो। अब अगर किसी को नहीं आई ना समझ में, क्या करूंगी मैं? एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, शॉर्ट नोट से पढ़ा दूंगी भाई, और क्या करेंगे? समझ आना जरूरी है तुमको। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी, हमारे पास ये क्षमता है। क्या क्षमता है? टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम रेट, मेंटेन कर सकते हैं, दैट सूट्स द डिमांड ऑफ अवर बॉडी टिश्यूज, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, ये काम करते हैं हमारा, पूरी स्लाइड हिल गई। न्यूरल सिस्टम ये काम करते हैं हमारा। एक स्पेशल सेंटर होता है मेड्यूलर रीजन में, जो कि कहाँ होता है? ब्रेन में। क्या होता है उस सेंटर का नाम? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बताओ ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आया? आया है समझ में? ये क्या करता है? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। समझ गए? उसका दूसरा भाई होता है अनदर सेंटर, जो कि पॉन्स रीजन में मिलता है ब्रेन के, जिसे हम न्यूमेटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। इसका क्या काम होता है? मॉडरेट करता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसके अंदर न्यूरल सिग्नल होते हैं जो मैंने बताया था, रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यही वो जगह है जो रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। अब देखो आगे, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। CO2 और H+ जो होते हैं, मान लो बॉडी में CO2 और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। वो ऐसा एरिया जिसको इन दोनों से फर्क पड़ता है, इन दोनों को ये पसंद नहीं करता। तो बताओ अगर इसके घर में ये 2 लोग आएंगे जिन्हें ये पसंद नहीं करता, तो ये एक्टिव हो जाएगा कि भाई निकलो यहाँ से, ये चाहेगा कि वो निकल जाए यहाँ से। तो ये वाला एरिया हमारा सेंसिटिव था, इन दोनों के आते ही एक्टिव हो गया। टर्न ऑन द सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये जाएगा कि भैया CO2 और H+ आ गए, किसके पास जाएगा? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जाएगा, क्योंकि इसको तो पता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इस कीमोसेंसिटिव एरिया ने क्या किया? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेज दिया कि भाई CO2 और H+ बढ़ गए हैं, भगाओ इनको बॉडी से बाहर। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम है, उसके पास कंप्लेन आई है, वो कंप्लेन सॉल्व करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा,
जिसकी वजह से जो CO2 और H+ होंगे वो एलिमिनेट हो पाएंगे। ठीक है, अब कीमोसेंसिटिव एरिया के अलावा भी, रुको एक सेकेंड, देखो यहाँ से पढ़ो, जो कीमोसेंसिटिव एरिया एडजस्ट करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू द CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब ये सब्सटेंस बढ़ जाएंगे बॉडी में, एक्टिवेट दिस सेंटर, सिग्नल द rhythm center to make the necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। समझ आ गया? रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। अब एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से जो रिसेप्टर एसोसिएटेड होते हैं वो भी CO2 और H+ में चेंज करते हैं इनकी कंसंट्रेशन में, क्योंकि इनको भी फर्क पड़ता है और ये भी नेसेसरी सिग्नल भेज देते हैं हमारे रिदम सेंटर को भी, फटाफट एक्शन लो। ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इस रेगुलेशन में क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स का क्या काम होता है? अस्थमा सबसे पहले, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कर देते हैं, वीजिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। आज सारी प्लेन्स अभी आएंगी क्लास के टाइम में। अस्थमा समझ में आ गया? ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती है, वीजिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोस होते हैं, जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में चैप्टर के डायग्राम में भी देखे थे, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, काफी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारी एल्वियोली की वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। एल्वियोली की वॉल डैमेज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रेस्पिरेशन सरफेस डिक्रीज हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? इसलिए कहते हैं सिगरेट नहीं स्मोक करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है? एम्फिसीमा हो जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं? वही जो ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहे हैं, हमारा काम धंधा, जो लोग माइंस वगैरह में काम करते हैं उनको होते हैं ज़्यादातर। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली इन्वॉल्विंग, ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे ग्राइंडिंग का या स्टोन ब्रेकिंग का काम हो रहा है, वहाँ पे डस्ट वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज हो सकती है। डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का जो पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाता है, ऐसे सिचुएशन के साथ हमारी बॉडी नहीं इजीली सेट कर पाती है ऐसे सिचुएशन को। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। अगर तुम ज़्यादा टाइम ऐसी जगहों पे रहोगे तो फाइब्रोसिस ज़्यादा हो सकता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री में अगर वर्कर हो तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क यूज़ करना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कुछ जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, हालांकि NCERT में नहीं है, लेकिन हम एक एक चीज़ डिटेल में कर रहे हैं, गलती से भी रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए चुपचाप पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग वाला है फेज, तो जितना ज़्यादा हम चीज़ें कवर कर सके ज़्यादा सही रहेगा। आगे लास्ट में तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी रहे, लेकिन इसमें भी देखना ये वाले 2 इंपॉर्टेंट है आगे वाले। अगर तुमसे चारों याद ना हो तो स्टार्टिंग के 2 तो याद कर ही लेना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा बोलने के बाद सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही याद करने की कोशिश करते हैं। एबेस्टोस क्या होता है? एबेस्टोस से जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है उसे हम एबेस्टोसिस कहते हैं। सिलिका की डस्ट से जो होता है उसे हम सिलिकोसिस कहते हैं। एग्रीकल्चर डस्ट से जो होता है उसे फार्मर्स लंग कहते हैं। और कॉटन डस्ट से जो हो रहा है उसे हम बाइसिमोसिस कहते हैं। समझ गए? समझ गए? अगर समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन हमारी तरफ से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कहाँ पे होगा? एक्सरसाइज में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं, बट मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा हम पहले कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रही है NCERT कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, जो हमने उस टेबल में देखा था, इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड इन केस ऑफ एल्वियोलर एयर, तो दोनों में से ज़्यादा कहाँ पे? मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और CO2 है वो एल्वियोलर एयर के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है? तो इसके लिए देखो मैंने आंसर लिखा है। कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा रफ में लिख लेना। कैसे?
अगर तुम्हें वो टेबल याद होगी तो तुम्हें पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो पार्शियल प्रेशर शो करती है 159 का, 159 mmHg का पार्शियल प्रेशर होता है। वही एटमॉस्फेरिक एयर में PCO2 जो होता है वो 0.3 mmHg का होता है। एल्वेओली में 104 होता है और CO2 जो होता है एल्वेओली में वो 40 mmHg का प्रेशर शो करता है। अब आपको क्या करना है, इधर कंपेयर करना है और एक कंपैरिजन इधर करना है। पहले बताओ ऊपर वाले कंपैरिजन में कौन ज़्यादा है कौन कम है। ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला तुमको ज़्यादा दिख रहा है और ये वाला जो है वो कम दिख रहा है। तो ऑक्सीजन के केस में एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर ज़्यादा है, एल्वेओली में प्रेशर कम है। CO2 के केस में एल्वेओली में प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर कम है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा है एटमॉस्फेरिक एयर की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है एल्वेओली के कंपैरिजन में और PCO2 कम है एल्वेओली के कंपैरिजन में। तो O2 हायर, PCO2 लोअर। कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है PCO2 हायर हो जाएगा और PO2 हायर हो जाएगा और PCO2 जो है वो लेसर हो जाएगा। समझ गए? ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, इस चैप्टर को हम शॉर्ट नोट्स की मदद से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको ज्वाइन करेंगे लिंक से जाके। वहाँ आपको ये अनोटेटेड NCERT मिलेगी। और नेक्स्ट चैप्टर तो मुझे बता सकते हो क्या शुरू करना है। वैसे मैं ब्लड सर्कुलेशन शुरू करने का सोच रही थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।